हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कैसा हुआ है आपका इंग्लिश का पेपर। आई होप कि सबने अच्छा पेपर किया होगा। कैसा लगा आपको पेपर। तो अब पेपर आप दे आए हो तो सबको बहुत वो लग रहा होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, सब सही हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आंसर मिलाने के लिए आप बहुत आतुर हो रहे होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आंसर की। तो फटाफट देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आप अपने सब आंसर्स जो हैं मिला सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा पेपर। एक्चुअल में इजी था या टफ़ था। तो अगर मैं फ़र्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की बात करती हूँ, सेक्शन ए पे आप आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो ये जो फर्स्ट का ए पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये हल्का सा मतलब मैं टफ़ तो नहीं कह सकती लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। मतलब पैसेज बहुत इजी था, उसको समझना इजी था, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर करने उतने इजी नहीं थे। मतलब उसको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको पड़ना था। आपने वैसे लगाया होगा। तो हम फटाफट ये पैसेज आपको पता ही है कि गार्बेज का था। पैसेज गार्बेज पे था कि गार्बेज को आपने कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। लोग डिस्पोज ऑफ ढंग से करते नहीं हैं। एनिमल्स हैं वो स्ट्रीट्स में गार्बेज को ख़राब कर मतलब इधर उधर फेंक के ख़राब कर देते हैं। पोल्यूशन होता है इससे। ये सब था पैसेज में। तो हम आगे चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। हाँ, पहले मैं बता दूँ मेरे पास जो सेट है ये सी सेट है। तो आपको पता ही है कि आपके जो 3 सेट्स हैं ABC, इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो उल्टे पुल्टे हो सकते हैं। क्वेश्चन का सीक्वेंस जो है वो अलग से रहेगा, लेकिन ये जो मतलब क्वेश्चंस हैं सबके सेम ही। तो सबसे पहला जो है अपना क्वेश्चन है वो है व्हाई इज़ बर्निंग गार्बेज हार्मफुल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कि पैसेज के अकॉर्डिंग गार्बेज को बर्न करना हार्मफुल क्यों है। तो इसका आंसर जो है हम ये वाले पैरा में देखेंगे। जो सेकंड पैरा है मतलब इससे बनेगा। ये जैसे हैं नो सूनर इज़ गार्बेज बर्नड दैन पॉइजनस गैसेज आर रिलीज पोल्यूटिंग द एयर एंड हार्मिंग ह्यूमन हेल्थ। अब ये लाइन तो यही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा अपने ओर से इसको बना के ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। वैसे आंसर इसका इस लाइन में ही है। तो इसका आंसर रहेगा बर्निंग गैसेज बर्निंग गार्बेज रिलीजेज हार्मफुल, ये लिखा ना पॉइजनस गैसेज। तो रिलीजेज पॉइजनस गैसेज एंड पोल्यूट द एयर एंड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। एक तो पोल्यूटिंग होती है एयर की, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, और एक क्या है, 3 चीज़ें हैं कि उससे पॉइजनस गैसेज रिलीज़ होती हैं जो पैरे में लिखा है। तो आई होप कि यहाँ एक मिनट मैं ये पेन ले लूँ। तो ये जो है इसमें आया है, ये वाली लाइन में आएगा कि बर्निंग गैसेस से क्या होता है, बर्निंग गार्बेज बर्निंग से क्या होता है, पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, एयर पोल्यूट होती है, और ये क्या है एंड हार्मिंग ह्यूमन हेल्थ, यानी कि ह्यूमन हेल्थ जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, बर्निंग गार्बेज, मतलब लिखना था आपको, अब तो हो चुका है। बर्निंग गार्बेज रिलीजेज harmful and poisonous gases that pollute the air and cause health problems। एयर को पोल्यूट करते हैं, हेल्थ। ये आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एटीट्यूड ऑफ पीपल इज क्रिटिसाइज इन द पैसेज। तो इस पैसेज में कौन सा जो पीपल का एटीट्यूड है वो क्रिटिसाइज किया गया है। तो इसमें हम लिखेंगे द पैसेज क्रिटिसाइजेस पीपल्स केयरलेस एंड irresponsible attitude towards waste डिस्पोजल एंड क्लीनलीनेस। मतलब वो वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं और क्लीनलीनेस को लेके उनका क्या एटीट्यूड है, इसको जो है वो इस पैसेज में क्रिटिसाइज किया गया है। आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद है मेंशन एनी 2 सिंपल एक्शन सुजेस्टेड इन द पैसेज दैट कैन हेल्प मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। कौन से पैसेज में ऐसे इस पैसेज में कौन से ऐसे सिंपल एक्शंस हैं जो सुजेस्ट किए गए हैं जो कि गार्बेज के अमाउंट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कौन से मतलब 2 ऐसे कारण जो हैं वो बताए गए हैं, कारण नहीं सॉरी एक्शंस जो हैं वो बताए गए हैं। तो इसका आंसर रहेगा, ये आप इस पैसेज में इसका आंसर देखेंगे, ये जो आ रहा था कि रीयूज़, हाँ ये रहा, ये है reusing and recycling material that can greatly reduce the volume of the garbage। और दूसरा है small actions like carrying cloth bags instead of plastic bags।
और रिफ्यूजिंग अननेसेसरी पैकेजिंग। मतलब इसमें आपने दो ही बताने हैं, तो हम दो जो हैं इस मतलब हैं यही हैं, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, रीयूजिंग एंड रीसाइकलिंग मटेरियल इंस्टेड ऑफ थ्रोन दैम अवे। मतलब उनको फेंकने की बजाय मटेरियल को रीयूज़ और रिसाइकल करो। और दूसरा क्या है, कैरी क्लोज बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। ये आई होप आप सबने सही लिखा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गांधी जी स्टेटमेंट सैनिटेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन इंडिपेंडेंस। गांधी जी ने ये बात कही थी कि सैनिटेशन है इंडिपेंडेंस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसका इस पैसेज के कंटेक्स्ट में इसका क्या मीनिंग है? तो इस पैसेज के अगर कंटेक्स्ट में देख, मीनिंग ये रहेगा, क्लीनलीनेस एंड प्रॉपर सैनिटेशन आर इसेंशियल फॉर अ हेल्दी सोसाइटी। ये बात हो गई। विदाउट क्लीनलीनेस पीपल सफ़र फ्रॉम डिजीज़ इवन इफ़ दे आर फ्री। मतलब लोग अगर फ्री भी हैं, फ्रीडम मतलब उनको मिली भी हुई है, फिर भी वो अगर उनके आसपास क्लीनलीनेस नहीं है तो दे कैन सफ़र फ्रॉम डिजीज़। तो इसका ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये फाइंड द वर्ड इन द थर्ड पैसेज विच मीन्स सेपरेटिंग थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ कैटेगरीज। तो ये हम देख लेते हैं थर्ड पैसेज में। तो इसके लिए जो थर्ड पैसेज में वर्ड आया हुआ है वो है सेग्रीगेटिंग। तो ये सेग्रीगेशन लिख दो या सेग्रीगेटिंग लिख दो। वैसे सेग्रीगेटिंग वेस्ट है, तो ये हम लिख सकते हैं सेग्रीगेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो मज़ेदार क्वेश्चन था वैसे। फोर नेबरहुड आर फेस फोर नेबरहुड्स फेस इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। मतलब सारे नेबरहुड के बारे में बताया है कि वो इम्प्रॉपर वे से अपने वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो आप ये है, नेबरहुड ए क्या करता है, डंप्स गार्बेज इन लार्ज ड्रम्स, फिर उसको एक वीक के बाद एम्प्टी करता है। बी नेबरहुड है वो गार्बेज को बर्न कर देता है। सी क्या करता है, वो वेस्ट को सेग्रीगेट तो करता है, अलग तो कर देता है, बट लीव्स नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट इन ओपन बिन्स में रख देता है उसको। और नेबरहुड डी क्या करता है, डंप्स गार्बेज इन एन ओपन लैंडफिल। ये चारों का बता दिया कि वो क्या क्या करते हैं। विच नेबरहुड इज़ एट द ग्रेटेस्ट इमीडिएट रिस्क टू द ह्यूमन हेल्थ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि कौन सा नेबरहुड है वो जो गार्बेज को ऐसे डिस्पोज ऑफ कर रहा है कि वो इमीडिएट रिस्क है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो इसका आंसर है नेबरहुड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट एट होम। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेग्रीगेटिंग वेस्ट इनटू बायोग्रेडेबल एंड नॉन बायोग्रेडेबल। ये वाला, ये ए ऑप्शन इसकी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, What kinds of waste are commonly seen lying on the city streets। ये फिर पैसेज की ओर आते हैं। कौन सा वेस्ट है जो सिटी स्ट्रीट्स में अपने को मिलता है, तो ये है प्लास्टिक बैग्स हैं, फूड वेस्ट है, ब्रोकन आइटम्स, ये सब क्या है, ये आपको देखने को मिलता है। अगर आप इसमें पैकेजिंग मटेरियल लिखा है बीच में इंक्लूड किया है तो वो भी सही है, बाकी इतना भी सही है। नेक्स्ट, इन वट वे डू स्ट्रे एनिमल्स वर्सन द गार्बेज प्रॉब्लम। अब स्ट्रे एनिमल्स जो हैं, आवारा एनिमल्स इधर उधर फिर रहे होते हैं, वो गार्बेज प्रॉब्लम को कैसे और भी बुरा बना देते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर, वैसे तो पहले इन्होंने जैसे लिखा है कि प्लास्टिक बैग्स, फूड वेस्ट, ये सब पड़ा होता है। तो स्ट्रे एनिमल्स क्या करते हैं, ऑफन टीयर ओपन द बैग्स एंड मेकिंग द सिचुएशन वर्स, वो वर्स कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें पहले लिखना पड़ेगा भी क्या करते हैं वो। स्ट्रे एनिमल्स स्कैटर गार्बेज वाइल सर्चिंग फॉर फूड, तो वो स्कैटर पहले करते हैं। फिर ये लाइन आप अगली लिख सकते हो कि दे टीयर ओपन द बैग्स एंड स्प्रेड वेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स मेकिंग द सराउंडिंग्स इवन वर्स। मतलब सराउंडिंग्स को और भी वर्स बना सकते हैं। मतलब इतना भी लिख सकते हो, थोड़ा सा अपने पास से मिला के भी इसका आंसर थोड़ा सा खुद बना के भी आप लिख सकते हो। वैसे ये पड़ा स्टे एनिमल्स ओपन टीयर ओपन द बैग्स। अब क्योंकि आप सीधा लिखते हो ना कि टीयर ओपन द बैग्स, तो ये कौन से बैग्स, तो फिर आपको या आप साथ में ऐड करो कि टीयर ओपन द गार्बेज बैग, है ना। तो ये वाली लाइन एज इट इज़ भी लिख सकते हो, या फिर ये कह के कि ये सब पड़ा होता है तो उनको वो टीयर कर देते हैं, ये लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है,
इन्यूमरेट एनी टू डिलेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल। अब ये भी बहुत मतलब ध्यान से आंसर इसका करने वाला है, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं दो बताए हुए हैं, एक तो है इमीडिएट और एक डिलेड है, तो हमने डिलेड लिखना है। अब ये देखो ये वाला जो है पैरा, इसमें है इम्प्रॉपर वेस्ट कहना बहुत इमीडिएट, एक तो इमीडिएट इफेक्ट है और एक डिलेड कॉन्सिक्वेंसेस है। अब ये था कि जैसे ही हम उसको फेंकते हैं, नो सूनर इज गार्बेज बर्न्ड देन पॉइजनस गैसेज आर रिलीज। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि पॉइजनस गैसेज रिलीज होती हैं, एयर को पोल्यूट करती हैं, हेल्थ को ख़राब करती हैं। अब ये दूसरा है डिलेड, क्या है, अदर इफेक्ट्स विच अपीयर ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब देर के बाद जो हमें पता चलता है वो क्या है, ब्लॉक्ड ड्रेन्स, waterlogging, spread of disease, foul smell from decaying garbage, and harm to animal that ingest plastic or other non biodegradable waste। ये सारा आएगा, मतलब ये है delayed consequences। इमीडिएट वाला वो उसने और सेंस में क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था मेरे हिसाब से, थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब बिल्कुल एकदम से मिलने वाले इसमें क्वेश्चन नहीं थे। तो आई होप कि आपने सबने सही किया होगा। जो सेकंड, अब आप सेकंड पैसेज की ओर चलते हैं, तो ये ब्रेन ड्रेन वाला तो बहुत बार आई थिंक बच्चों ने किया भी हुआ था, क्लास में भी बहुत बार बच्चों को रिवाइज कराया हुआ है, क्योंकि ये ग्रामर बुक के बीच में से ही आया है। ये ब्रेन ड्रेन के बारे में आपको पता ही होगा। ब्रेन ड्रेन का क्या है कि इंडिया का, मतलब हम वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, कि इंडिया का जो ब्रेन है वो फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहा है फ्यूचर, अपना फ्यूचर बनाने के लिए। तो ये सब था। तो सबसे पहले वही है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है, ये पहली लाइन से भी आप लिख सकते हो, ब्रेन ड्रेन रेफर टू एज ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट। और या आप इसको लिख सकते हो, ये मत चाहे लिखो, ये सीधा भी लिख सकते हो, इट इज़ द एक्शन ऑफ हैविंग हाईली स्किल्ड एंड एडुकेटेड पीपल लिविंग देयर कंट्री टू वर्क अब्रॉड। अगर आपने इसको एज इट इज़ लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इसको आप चेंज करके थोड़ा लिखना चाहते हो तो कईयों ने ऐसे भी लिखा होगा कि ब्रेन ड्रेन क्या है, ब्रेन ड्रेन इज migration of highly skilled and educated persons या people from their own country to another country for the opportunity of work, for work opportunity। मतलब ऐसे भी लिख सकते हो या इसको कॉपी करते हो तो भी चलेगा, ये भी ठीक है। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है, एवरी सिटीजन मस्ट, ये आएगा कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशन होल हार्टेडली। आगे मैच करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं डिस्प्यूट्स, मीनिंग से मैच करना है, और रिड्यूस का मीनिंग है डिक्रीज। नेक्स्ट है द टर्म ब्रेन ड्रेन ऑल्सो रेफर टू एज, ये हमने फर्स्ट लाइन में ही करा है, कैपिटल फ्लाइट, सॉरी ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट, सॉरी दिस इज ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट, फर्स्ट लाइन में ही है, यू कैन सी हियर ब्रेन ड्रेन ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट, ये पढ़ा। उसके बाद है ब्रेन ड्रेन हैज़ टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द डैश, तो ये आएगा सेंडिंग कंट्रीज़। ये इजी था, सबने किया ही हुआ था। उसके बाद प्रेसी है, तो प्रेसी इज़ अबाउट हॉबीज़, तो आपने इसको शॉर्ट करके लिख दिया होगा। तो अब बात करते हैं इसकी टाइटल की। लिखा है राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। वैसे टाइटल लिखने को कहा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जैसे बताया था कि टाइटल ज़रूर लिख दिया करो। तो इसका टाइटल हॉबीज़ से रिलेटेड बन जाएगा, तो आप इसका कुछ भी टाइटल लिख सकते हो। अकेला हॉबीज़, हॉबीज़ एंड देयर इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ हॉबीज़ इन लाइफ, मतलब इस टाइप से आप कुछ भी बना सकते थे। उसके बाद ये है, इसमें से आपको एक करनी थी, यू आर संतोष कुमार लिविंग एट नंबर 312 ग्रीन पार्क मोहाली, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ ईव टीजिंग एंड चेन स्नैचिंग इन योर सिटी। मतलब आपके सिटी में ईव टीजिंग की और चेन स्नैचिंग की प्रॉब्लम हो रही है। अब कई बच्चों को ईव टीजिंग पता नहीं होता, अब आपने लिखा है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ईव टीजिंग का मतलब होता है कि विमेन को, फीमेल को, वो चाहे मतलब गर्ल्स हैं या विमेन हैं, उनको लड़के जो उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनको गंदी गंदी भद्दी शब्दावली यूज़ करके कोई मतलब इस टाइप से टीज़ करना, तो उसको ईव टीजिंग कहते हैं। ईव टीजिंग क्यों कहते हैं पता है किसी को? ईव टीजिंग आपने सुना होगा कि एडम एंड ईव, ये दो पहले हैं, मतलब ईव वॉज अ फीमेल एंड एडम वॉज अ मेल। तो अगर मेल को फीमेल छेड़ती हैं तो उसको एडम टीजिंग बोलते हैं। ये ईव टीजिंग है, मतलब फीमेल को टीज़ किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट
विमेन ऑन अर्थ, ईव है उसका नाम, तो उसके नाम से इसको ईव टीजिंग कहा जाता है। ईव टीजिंग की और चेन स्नैचिंग की जो आपकी सिटी में घटनाएं हो रही हैं, तो ये आपने एडिटर को लिखनी है, सुजेस्टिंग वेज टू प्रिवेंट दैम, कि उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अब आपने कैसे लिखा है, ये सिंपल सा था एक, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो। उसके बाद यू आर बबीता लिविंग एट 283 न्यू सराबा बाज़ार फाजिल्का, ये फाजिल्का हमारा शहर है, हमारी डिस्ट्रिक्ट है मतलब। राइट अ लेटर टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट डिस्क्राइबिंग द फ्लड सिचुएशन इन योर एरिया, तो ये फाजिल्का में फ्लड्स आए थे, शायद उससे रिलेटेड ही पेपर सेटर ने डाला है। इट्स इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइव्स एंड सजेस्टिंग अर्जेंट मेजर्स टू कंट्रोल इट, मतलब आपने अपने फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को लिखना है कि जो फ्लड्स आए हैं उनकी सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब करना है, और उसका लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको मेज़र क्या हैं कंट्रोल करने के, इसके बारे में थी। तो आपने दोनों में से कोई भी करी होगी, आई होप सब ने अच्छा मतलब इसका रिस्पॉन्स दिया होगा। अभी तो ये जैसे भी आपने लिखा है आप अपने हिसाब से देख लो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। बस ये है कि जो आपने जो ऊपर आपको एड्रेस दिया हुआ है वही लिखना है। जैसे फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का ही लिखना है, ऊपर अपना एड्रेस नंबर 23, नीचे नाम जो है बबीता आएगा, यहाँ पे नीचे नाम संतोष कुमार आएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना था। उसके बाद हम ट्रांसलेशन ये है PNB रेजिज डिपॉजिट रेट बाय 0.5%। तो ये न्यूज़पेपर हेडलाइन वैसे इजी थी, इसका मतलब ये है कि PNB पंजाब नेशनल बैंक ने जो आप डिपॉजिट करवाते हो, पैसे जमा करवाते हो, उन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जितना आपका पहले लग रहा था 0.5% है, बढ़ा दिया है। तो ये वैसे इजी थी, लेकिन जैसे कि ज़्यादातर बच्चे को मैंने कहा था ईमेल करना ज़्यादा इजी रहता है, तो ये है इसमें यू आर राजीव शर्मा स्टडिंग एट सनराइज पब्लिक स्कूल देहरादून। ईमेल लिखनी है टू द प्रिंसिपल ऑफ इट स्कूल रिक्वेस्टिंग द इशुएंस ऑफ योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब इसमें वही है कि टू आपने जो भी लिखा होगा, टू में क्या आएगा, प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते थे प्रिंसिपल सनराइज पब्लिक स्कूल, SPS भी लिख सकते हो @gmail.com। और फ्रॉम में आपका अपना नाम राजीव शर्मा, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि la principal@gmail.com लिखा है तो भी चलेगा, क्योंकि हर बंदे का अपना ईमेल एड्रेस होता है। उसके बाद डेट टाइम लिखने के बाद ये आपने लिखना था कि डियर सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल एंड आई एम गोइंग समवेयर एल्स, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू, किसी शहर का नाम लिख के, तो आई नीड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फॉर दैट एंड काइंडली इशू मी द सर्टिफिकेट, और सब्जेक्ट इसका रहेगा इशुएंस ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये एज इट इज़ ही आ जाना था। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी आगे ट्रांसलेशन की। रणवीर क्लिक द ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, रणवीर ने एक सुंदर फ़ोटो खींची। क्लिक्ड ये सेकेंड है फॉर्म से पास्ट इंडेफिनिट, तो खींची थी या खींची है नहीं आएगा, ओनली खींची। वी हैव नॉट रियलाइज्ड अवर मिस्टेक्स, हमने अपनी गलतियों को नहीं समझा है भी पीछे आना है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, अंग्रेज़ी जो है वो मेरा मन पसंदीदा विषय है। वह मुझसे उम्र में बड़ी है, शी इज़ ओल्डर दैन मी। बकवास मत करो, डू नॉट टॉक नॉनसेंस। वह आईने के सामने अपने बालों को कंघी कर रही थी मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। शी वॉज combing her hair in front of the mirror। उसके बाद रीराइट द गिवन सेंटेंसेस आफ्टर रिमूविंग टू, TOO वाला टू रिमूव करना है। ही इज़ टू प्राउड टू लर्न, ही इज़ सो प्राउड दैट ही कैन नॉट, कांट भी लिख सकते हो, कैन नॉट लिखते हो तो भी ठीक है, नोट की ये शॉर्ट फॉर्म ही है। रीराइट द गिवन सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग नो सूनर और दैन, ये नो सूनर पड़ा, ये पड़ा दैन, इसको रिमूव करना है तो ये फिर एज सुन एज से बनेगा। एज सुन एज ही स्टार्टेड हिज बाइक,
कोमा, उसके बाद ये लास्ट लाइन ऐसे ही, दैट पेट्रोल फिनिश्ड इन द फ्यूल टैंक, ये पूरा लिख लेना आप। उसके बाद इफ़ यू स्टडी यू विल पास, इसमें आपको रीराइट करना है अनलेस लगा के। तो ओहो वेट कहाँ गया, इफ़ यू स्टडी यू विल पास, तो ये आएगा अनलेस यू स्टडी, जब तक आप स्टडी नहीं करते यू विल नॉट पास। या अगर आपने लिखा हुआ है कि यू विल नॉट पास अनलेस यू स्टडी, तो भी ठीक है, मतलब इधर से उधर कर दे तो भी सही है। उसके बाद है वॉइस चेंज करने हैं, ही विल नॉट हार्म यू, यू विल नॉट बी हार्म्ड बाय हिम, यू विल नॉट बी हार्म्ड बाय हिम। The hunter was the hunter has shot the animal, the animal has been shot by the hunter. Learn your lesson, तो ये इसको दो तीन तरीक़ों से आप बना सकते हो। your lessons should be learnt, एक तरीका तो ये है, should be learnt। दूसरा है let your lessons be learnt। तीसरा है तरीका you are advised to learn your lessons। ओके अब आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। माई सिस्टर सेड टू मी आई डू नॉट लाइक मैंगोज, तो ये आ जाएगा माई सिस्टर टोल्ड मी, यहाँ पे आ जाएगा दैट, आई का बन गया शी, डू नॉट का बन गया डिड नॉट लाइक मैंगोज। माई सिस्टर टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट लाइक मैंगोज। तरुण विल से आई वॉज स्लीपिंग, ये ऐसे ही रहेगा, तरुण विल से दैट, तरुण की जगह पे ही सिर्फ लगाना है, ही वॉज स्लीपिंग, इसमें चेंज नहीं करना है, टेंस चेंज नहीं करना है, क्योंकि जब भी विल से आता है तो अंदर वाला जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है, तो ही वॉज स्लीपिंग बन जाएगा आय का ही बना के। डिटर्मिनर डैश स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे, तो इसमें सम स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे भी आ सकता है और मैनी स्टूडेंट्स, दोनों ही आ सकते हैं, दोनों सही हैं। डैश गीता एंड सीता रैन द रेस, बोथ। हाउ डैश बटर डू यू नीड, मच, क्योंकि बटर जो है उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल है ये, मच। उसके बाद सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ, इसमें जीरन भरना है, टॉक का क्या बन जाएगा, टॉकिंग। ही मेड मी, ये लाफ का लाफ ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव है, इसमें आपको इन्फिनेटिव डालनी थी, दो इन्फिनेटिव है टू और बेयर, तो जो बेयर इन्फिनेटिव है यानी कि जो फॉर्म वैसे की वैसे आए, बेयर इन्फिनेटिव, ये मेक अगर वर्ड आता है तो उसमें कुछ आपकी ग्रामर बुक में भी दिया हुआ है, कुछ स्पेशल वर्ड हैं जैसे मेक, लेट, वुड रादर, हैड रादर, मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो अगर आप देखते हो कि वो आए हैं, तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट सा है, मतलब इसको मेक सबको ही पता है कि जब मेक आता है तो बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होती है, तो लाफ का लाफ ही रहेगा, आपने कुछ चेंज नहीं करना था। उसके बाद ये आ गया आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, विच सेंस डिड हेलन यूज़ फर्स्ट टू अंडरस्टैंड वर्ड्स। अब देखो साइट तो आ नहीं सकता, वो तो देख तो सकती नहीं थी, हियरिंग सुन नहीं सकती थी, स्मेल भी नहीं, तो सही आंसर है टच। व्हाट डिड लूशिया एस्पायर टू बी, तो लूशिया एस्पायर टू बी अ सिंगर, लूशिया एस्पायर का एस्पायर्ड बन जाना था, टू बी अ सिंगर। State whether the following statement is true or false. Hassan was very arrogant. This is false. Hassan arrogant नहीं था, irregular ज़रूर था वो। Dash is the writer of the gold frame, R.K. Lakshman. Dash is the protagonist of the story, बार protagonist क्या होता है, मेन कैरेक्टर, तो चंदू जो है वो प्रोटैगनिस्ट है। उसके बाद भोली के बारे में इज़ नॉट ट्रू, तो ये यंगेस्ट डॉटर थी, फोर्थ डॉटर थी, उसका रियल नेम सुलेखा था, तो ये गलत है कि एट बर्थ भोली वॉज फेयर बट अगली, ये नॉट ट्रू है। वर द चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ग्राउंड रियली हैंडीकैप्ड, स्कूल फॉर सिम्पथी वाले लेसन में, नो दे वर नॉट रियली
हैंडीकैप्ड ऐसे भी लिख सकते हो, नो द चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ग्राउंड वर नॉट रियली फिजिकली हैंडीकैप्ड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। जनरल के ब्रदर का क्या नाम था, सॉरी, व्हाट वाज द नेम ऑफ जनरल्स ब्रदर, तो ये क्या था, जनरल जिगालोव। एक सेकेंड, सॉरी, द नेम ऑफ जनरल ब्रदर, जनरल जिगालोव तो उसका खुद का नाम था, तो उसके ब्रदर का क्या नाम था, व्लादिमीर इवानिच। क्या नाम था, व्लादिमीर इवानिच, क्योंकि जनरल जिगालोव तो उसका खुद का नाम था ना। डैश इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर गदरी बाबाज इन काला पानी जेल, तो ये हरीश के पुरी। उसके बाद व्हाट शैल आई डू आई कांट प्ले विदाउट अ क्लीन शर्ट, मार्च किंग में किसने कहा था, जॉन फिलिप सूजा ने, जॉन फिलिप सूजा। सूजा के स्पेलिंग देख लो, कई बच्चे स्पेलिंग गलत कराते हैं। उसके बाद आपका पोइट्री सेक्शन आ गया है, द सन डज अराइज, ये इसमें नेम ऑफ द पोएम, तो ये आपकी पोएम है द एकोइंग ग्रीन, द एकोइंग ग्रीन। पोएट है विलियम ब्लेक। राइमिंग स्कीम ऑफ लास्ट 4 लाइन्स, अब लास्ट 4 लाइन्स फटाफट आप देख लें, ये है अराउंड साउंड सीन ग्रीन, यानी कि ए बी बी, तो राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी, ए बी बी। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, द सन डज, फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काई, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्यों है, ये लिखा ना, मेक हैप्पी द स्काईज। अब ये स्काईज जो हैं हैप्पी थोड़ी ना होते हैं, तो उनको ऐसे ह्यूमन करेक्टर उनके दिखाए गए हैं, ये है तो नॉन ह्यूमन थिंग, तो इनको ह्यूमन करेक्टर दिखाए गए हैं, सो फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। व्हाट पर्पस डज द रिंगिंग ऑफ द मैरी बेल्स सर्व इन द पोएम, जो मैरी बेल्स हैं वो रिंग कर रही हैं, तो क्या पर्पस सॉल्व कर रही है, तो ये आएगा कि रिंगिंग ऑफ द मैरी बेल्स वेलकम्स द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग, इतना भी लिख सकते हो या आगे भी लिख सकते हो, एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट अमंग पीपल एंड बर्ड्स, ये है ना मैरी, स्टार्टिंग में ही आया है द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, तो मैरी बेल्स क्यों रिंग कर रही है, मैरी बेल्स वेलकम्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, इतना भी बहुत है। आगे अगला हम चलते हैं, नेक्स्ट जो स्टैंजा है, पोएम है द रोड नोट टेकन, द रोड नोट टेकन। पोएट क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, स्पेलिंग देख लो बच्चे, फ्रॉस्ट के स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं। विच पाथ डिड द पोएट चूज टू ट्रैवल, तो इसमें कौन सा उसने पाथ चूज किया था, द पोएट चोज द पाथ दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय द पीपल, thus traveled by the people, या सीधा भी लिख सकते हो द पोएट चोज द लेस ट्रेवल्ड पाथ, या ऐसे भी लिख सकते हो द पोएट चोज लेस ट्रेवल्ड पाथ, या द पाथ दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड, कुछ भी मतलब ऐसे लिख सकते हो दोनों में से। उसके बाद राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा में राइमिंग स्कीम देखो, हाई है ए, हैंस है बी, आई है फिर से ए आ गया, बाय है फिर से ए आ गया, डिफरेंस है और ये आपका आ गया हैंस और डिफरेंस बी, यानी कि ए बी, ये आपकी राइमिंग स्कीम है। उसके बाद आपको 2 पॉइंट्स थी, दोनों में से एक का आपको सेंट्रल आइडिया करना था, दोनों इजी थी, फ्रेंडशिप और ऑन इज ब्लाइंडनेस। उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस भी इजी थे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी टफ क्वेश्चन था, अब आपने जैसे भी क्वेश्चन लिखे हैं क्वेश्चंस को मैं नई डिटेल में डिस्कस करूँगी। और ये था कि उसके बाद राइट इन ब्रीफ व्हाट डू यू नो अबाउट गदर पार्टी, तो ये गदर पार्टी के बारे में आपको सारा लिखना था। उसके बाद था ये करेक्टर स्केच, वैसे हसन का इम्पोर्टेंट सबको लगता भी है, और लेकिन सुधा मूर्ति का पहले भी एक बार आ चुका है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि आ भी सकता है सुधा मूर्ति का, तो सुधा मूर्ति का करेक्टर स्केच आया। वैसे भी वो अब सुधा मूर्ति तो आपको पता ही है कि आजकल पार्लियामेंट में हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर भी बन गए हैं, शी इज़ अ राइटर ऑल्सो, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, तो सुधा मूर्ति का करेक्टर
चलो दिया है, मुझे भी अच्छी लगती हैं वो। उसके बाद है ऑचम लॉव का करेक्टर स्केच, ये कैमिलियन में से है। तो वो पुलिस सुपरिटेंडेंट था, उस पर ही सारी स्टोरी बेस है कि वो कैसे अपना स्टांस बार बार बदल लेता है। ही एक्ट्स लाइक कैमिलियन। उसके बाद दत्ता फाउंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि उससे वो जो सारी फ़ोटो फ्रेम ख़राब हो गया था, उसने क्या किया, डिड इट रियली वर्क फॉर हिम। तो ये सारा उसके बारे में लिखना था कि क्या हुआ। तो ये था आपका पेपर, आपने मिला लिया होगा। तो हो सकता है कि कईयों को लगा होगा वो मैंने तो गलत कर दिया, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। तो कुछ बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो पेपर आपका हो चुका है उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, आगे वाले पेपर्स की अच्छी तरह तैयारी करें। आगे वाले पेपर्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फिर भी आपको अगर किसी में कोई हो सकता है कि जल्दी में, नोबडी इज़ परफेक्ट, हो सकता है कि मैंने कुछ कोई गलत जवाब दिया हो, वैसे चांसेस कम हैं। आई हैव थॉरली गॉन थ्रू द पेपर। पर फिर भी कई बार जल्दी जल्दी में हम लगा भी देते हैं गलत कोई टिक, तो हुआ है। तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, और एडवांस में ही। और आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो कि नहीं इसका आंसर तो ये आना चाहिए था। वैसे अपनी ओर से मैंने सब सही आंसर ही करे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।